ये नारायणगंज जिले का सीतापुर गांव और ये घर लक्ष्मीकांत का है। सुबह सुबह लक्ष्मीकांत अपने व्यापार के काम के लिए मंडी जाया करता। लक्ष्मीकांत आलू का व्यापार करता है। किसान खेत में आलू की खेती कर लक्ष्मीकांत को बेचता है और लक्ष्मीकांत उस आलू को कोल्ड स्टोरेज में डाल देता है। फिर ऑफ सीजन में आलू के दाम बढ़ने पर वो सभी आलू बेच देता। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद लक्ष्मीकांत शाम को घर लौटता और घर लौटते समय वो बहुत थक जाता। दिन भर मंडी में काम करके अब बहुत थक जाते हैं। आप जल्दी घर क्यों नहीं लौटते? आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं भी इतना मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे अजय विजय बड़े हो रहा है। कुछ सालों के बाद वो ये दोनों स्कूल खत्म करके कॉलेज में भर्ती होंगे। तुम जानते हो आजकल उच्च शिक्षा करने के लिए लागत कितना होता है, इसलिए आपसे ही मुझे 2 पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा। बेटा अजय। आ रहा हूँ पापा। लक्ष्मीकांत का बड़ा बेटा अजय कमरे में आया। तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है? और विजय भी पढ़ रहा है ना? तुमको परेशान तो नहीं करता है ना? तुम दोनों भाइयों को अच्छा से पढ़ाई करनी है। अगर अच्छा से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा सपना एक बड़ा ऑफिसर बनने का वो कभी साकार नहीं हो पाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ पापा, मैं और भाई अच्छा से पढ़ाई करती हूँ। अब मंडी से लौटने से पहले मामी हम दोनों को पढ़ा रही थी। ठीक है बेटा, अब जाओ, जाके अच्छा से पढ़ाई करो। फिर अजय दूसरे कमरे में चला गया। मीना, तुम घर का इतना सारा काम करने के बाद भी हमारे लड़कों की शिक्षा पर ख्याल रखते हो, इसलिए तो मैं इस बारी में बहुत निश्चिंत रहता। ये तो हमारा सौभाग्य है कि दोनों लड़के बहुत प्रतिभाशाली है और वे दोनों बचपन से ही पढ़ना पसंद करता है, इसलिए तो मैं उन्हें बहुत उत्साह से पढ़ाती हूँ। देखते ही देखते 10 साल बीत गए, लेकिन अब लक्ष्मीकांत का व्यापार पहले की तरह नहीं रहा। शहर की बड़ी चिप्स कंपनियां सीधे किसानों से आलू खरीद रही है और वे बाजार मूल्य से अधिक भुगतान कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्मीकांत जैसे छोटे व्यापारी अब उस तरह से कारोबार नहीं कर पा रहा है। इस बुरे वक्त में एक खुशखबरी आई। बड़े बेटे अजय को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिली है और आज ही उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया है। इस दिन के लिए तुम इतने सालों से कितना मेहनत करते आए हो और तुम्हारा मामी भी तुम्हारे शिक्षा के लिए कम मेहनत नहीं की। तुम तो जानते हो बेटा, अभी मेरा कारोबार कैसे चल रहा है। मेरा इतना सालों का जमा पूंजी सब मैंने तुम्हारे उच्च शिक्षा के लिए खर्च कर दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आप विजय का उच्च शिक्षा के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब तुम्हें ही उसके उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है पापा। 12वीं कक्षा का परीक्षा समाप्त होते ही विजय जो विषय पढ़ना चाहता है पढ़ेगा। मैं उसका खर्चा चलाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि आज से घर का खर्चा और विजय का पढ़ाई का जिम्मा मैं उठाऊंगा। अजय की बातें सुनकर सभी को राहत मिली। अगले हफ्ते अजय अपना सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुआ। वहाँ किराए के फ्लैट में रहेगा, इसलिए लक्ष्मीकांत उसके साथ जा रहा है सामान पहुँचाने के लिए। उसके बाद 5 साल बीत गए। पहले अजय हर हफ्ते घर आता, बाद में महीने में एक बार और अब लगभग साल में एक बार घर आता है। कहता है वहाँ पर काम का बहुत प्रेशर है। अब वो पहले की तरह घर पर पैसे भी नहीं भेजता। उसकी सैलरी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अब उसके पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि अजय शहर के बाहरी इलाके में अपना घर बना रहा है। इसलिए वो घर पे कह दिया है कि इन दिनों उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से एक घर बनाना उसका शौक था। एक तरफ वो अपना शौक पूरा कर रहा है और दूसरी तरफ एक परिवार अंधेरे में डूब रहा है। ये वही परिवार है जिस परिवार ने धीरे धीरे अजय को काबिल बनाया है। उसे काबिल बनाने में जीवन भर का जमा पूंजी खर्च कर दिया है।
इस बीच हाईवे के निर्माण का काम शुरू होने पर किसी तरह से चल रहा लक्ष्मीकांत का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। इस स्थिति में कारोबार का बंद होना लक्ष्मीकांत के ऊपर आसमान गिरने जैसा था और बेचारा विजय 12वीं कक्षा में शानदार रिजल्ट करने के बावजूद वो कॉलेज में भर्ती नहीं हुआ, बल्कि कुछ घरों में ट्यूशन पढ़ा के खर्चा चला रहा है। विजय, तुम चिंता मत करो। अजय ने कहा है कि 1-2 महीने के अंदर उसका घर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुम जहाँ पढ़ना चाहता हो वहाँ भर्ती हो सकते हो और वो घर का खर्चा भी देगा। तो अब तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। तुम अजय का घर में रहकर मन लगा के पढ़ाई करोगी। ठीक है बाबा। 2 महीने बाद विजय अजय के नए घर में आया और शहर के एक कॉलेज में भर्ती हुआ। तब विजय की पढ़ाई का सारा खर्चा अजय वहन कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन सब में रुकावट आ गई। अचानक एक दिन अजय ने शहर के एक मंदिर में अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली और वो भी अपने माता पिता को बताए बिना, यहाँ तक कि अपने घर में मौजूद विजय को भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब विजय खाने के लिए बैठा था तब अजय ने कहा, सुन विजय, अब मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए अब मुझ पर बहुत सारे जिम्मेदारियां है। अब मैं तेरा जिम्मेदारी कैसे उठाऊं? मुझे लगता है अब तू अपना जिम्मेदारी खुद संभाल ले। मेरा लगता है यही ठीक रहेगा। अभिमन्यु विजय एक पल के लिए भी अपने भाई के घर और रहना नहीं चाहता था, इसलिए अपना सामान लेकर घर से निकल गया। लेकिन कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। अपने घर में तो नहीं लौटेगा, क्योंकि मम्मी पापा को ये सब पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। वे सहन नहीं कर पाएंगे। ये शहर के ऑफिस कॉलोनी है। यहाँ छोटे बड़े कई ऑफिस हैं, इसलिए ऐसा नामकरण किया गया है। यह जगह शहर के प्राण केंद्र है। यहाँ से विभिन्न जगह जाने के लिए वासें उपलब्ध है। यह रामू की चाय की दुकान है। पास के ऑफिस के कर्मचारियाँ कभी कभार यहाँ चाय पीने आते हैं और गप्पे करते हैं। रामू, तुमने देखा क्या? सुबह से एक लड़का अपने बैग और कुछ सामान लेकर बस स्टैंड पर बैठा है। मैंने ऑफिस की खिड़की से देखा है। आखिर बात क्या है? किधर का है? तुम जानते हो क्या? नहीं तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे ये तो हमारा गांव के विजय जैसा लग रहा है। एक बार जाके देखता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद विजय अपने सीने में सारा दर्द लेकर एक खोए हुए यात्री की तरह बस स्टैंड की बेंच पर घंटों से बैठा है। समय कहाँ से बीत गया समझ ही नहीं पाया। इस बीच संदेह के कारण रामू उसके पास आया, यह देखने के लिए कि ये लड़का उसके गांव का विजय है कि नहीं। हाँ, रामू ने ठीक देखा, ये विजय ही है। विजय? विजय? विजय आश्चर्य होकर देखा, फिर कहा, अरे रामू भैया, आप यहाँ? मैं पास में एक किराए के घर में रहता हूँ और उसके सामने मेरी एक चाय की दुकान है। चाय बेचकर जो कमाता हूँ उससे मेरा गुजारा हो जाता है। लेकिन गांव में सभी जानते हैं कि आपके ऑफिसर चाचा ने आपको अच्छी नौकरी दिया है। तो क्या मैंने गलत सुना? नहीं विजय, तुमने सही सुना था और गांव के सभी यही जानते हैं। असल में मेरी पापा और चाचा जब छोटे थे तो मेरी दादाजी की मौत हो गई। पापा और चाचा दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे,
लेकिन पापा आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं को संभालनी थी। चाचा को उच्च शिक्षित करवाया। उस वक्त चाचा ने पापा को वचन दिया था कि वो अपनी भतीजे यानी कि मेरे लिए नौकरी का इंतजाम कर देंगे। फिर मेरे ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद चाचा ने मुझे शहर ले आए और घर में कह दिया कि उन्होंने मेरे लिए एक अच्छी नौकरी की इंतजाम की है। तो पापा ने खुशी से गांव के सभी को ये बात कह दिया। लेकिन नौकरी, धुर, कोई नौकरी बगड़ी नहीं था। यहाँ आने के बाद मेरा काम था अपने चाचेरे भाई को स्कूल लेके जाना और स्कूल से घर लाना और बाकी समय चाचा चाची के घरेलू काम काज करना। फिर मैंने सोचा अगर इस तरह से चलता रहा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं चाचा के घर से चला आया। मैं यहाँ कुछ स्थानीय लोगों की मदद से एक छोटी सी चाय का दुकान खोली। अभी दुकान ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन मैं शर्म से गाँव और नहीं जाता क्योंकि लोग मेरे बारे में जो जानते हैं वो तो मैं नहीं बल्कि और कुछ करता हूँ, इसलिए। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए ये तो बताओ। विजय ने पहले तो सोचा कि उसके साथ जो हुआ है वो किसी को नहीं बताएगा क्योंकि ये सब बताते हुए उसे संकोच होगा। लेकिन अपने गांव के रामू भैया को अपनी दुर्दशा के बारे में बात करते देखकर उसे अपने हालात के साथ मिलता जुलता लगा और विजय इस बात से प्रेरित हुआ कि कैसे रामू भैया एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ाई शुरू की है। इसलिए वो अपने बारे में सब कुछ रामू को बताने लगा। सब कुछ सुनने के बाद रामू ने विजय की स्थिति को अच्छी तरह से महसूस किया। जब कोई अपने रिश्तेदारों की मदद से बड़ा होने का सपना देखता है, अगर तब वो रिश्तेदार अपने स्वार्थ के लिए दुर्व्यवहार करता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये अनुभव रामू को भी हुआ है। विजय, मेरा दुकान बंद करने का समय हो गया है। 2 कस्टमर अभी चाय पी रहा है, तुम सिर्फ 5 मिनट रुको, मैं दुकान बंद करके अभी आ रहा हूँ। ये कहकर रामू अपनी दुकान की ओर चला गया। रामू इस घर के भूतल पर किराए पर रहता है और ऊपरी मंजिल पर घर का मालिक रहता है। दुकान बंद करके रामू विजय को लेकर घर आया। फिर दोनों कमरे में बैठकर चाय पीते पीते बातें करने लगे। रामू भैया, आपका घर बहुत सुंदर है। इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता है? आप तो यहाँ अकेले रहते हैं। मैं ही पढ़ता हूँ। शाम पे दुकान बंद करके थोड़ा विश्राम लेके फिर पढ़ता हूँ। तुम इसे मेरा लत कह सकते हो, इसलिए अगर तुम मेरे पास रहकर पढ़ोगे तो मेरा बहुत अच्छा लगेगा। ये कैसे संभव है रामू भैया? आप खुद एक छोटी सी दुकान चला के किराए पर रहते हैं, खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्थिति में मैं आपके पास रहकर आपका जिम्मेदारी और बढ़ाना नहीं चाहता। देख विजय, परिवार के किसी एक सदस्य, चाहे वो पिता, माता या फिर भाई, कोई भी हो सकते हैं, जो अपने प्रियजन को सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए अपने जीवन के काफी समय बिता देते हैं। धीरे धीरे वो अपना सब कुछ देकर खुद बेसहारा हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वो ये सब कितने कम समय में और बहुत आसानी से सब कुछ भूल जाता है। ये कोई व्यतिक्रमी घटना नहीं है जो अक्सर होता है। इनमें से कुछ घटनाएं सामने आती है और कुछ दब के रह जाते हैं। सीने में दर्द लेकर एक दिन वो इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और जो आदमी सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, उसे इसका कोई परवाह नहीं होता। तब अपने भी पराये हो जाते हैं। ठीक जैसे मैं हुआ, ऐसे ही तुम भी हुई। ऐसे समाज में किसी न किसी को आगे आना ही होगा, नहीं तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। बस कुछ दिनों के परिचितों की मदद से मैं दुकान स्थापित करने में सक्षम हुआ और इस छोटी सी दुकान के लिए मैं अभी भी इस शहर में रह पा रहा हूँ और अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देख रहा हूँ। ठीक वैसे ही तुम भी मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। लेकिन हाँ, तुम्हें MBA पढ़ाने की मेरी क्षमता नहीं है,
मुझे लगता है कि तुम्हें जॉइंट एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यदि तुम अच्छी रैंक कर सकते हो तब तुम्हें सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तुम इतने टैलेंटेड हो कि मुझे लगता है कि तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। पैरों तले जमीन खिसक जाने के बाद असहाय विजय रामू की बातें सुनकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले भी उसे लगा कि इस दुनिया में उसे मदद करने वाला कोई भी नहीं है। फिर अचानक कहां से रामू आ गया। शायद यही ऊपर वाले की कृपा है। गांव के एक साधारण लड़का होकर भी रामू ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से वास्तविक सच्चाई को बताया। जिसके पास इतना बड़ा दिल है वो तो कहेगा ही। ठीक है रामू भैया, मैं आपके पास रहकर ही पढ़ाई करूंगा और आप जैसे बोल रहे हैं मैं जॉइंट एंट्रेंस की तैयारी करूंगा। फिर रामू के घर में विजय ने अपना नया जीवन शुरू किया। मन लगा के पढ़ाई करने लगा, क्योंकि अगले साल उसे जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा में बैठना होगा। इसलिए उसने अच्छे से तैयारी शुरू कर दी और वो तैयारी देर रात तक चलने लगी। दिन भर दुकान में काम करने के बाद थका हारा रामू रात होते ही गहरी नींद सो जाता और विजय चुपचाप अपना पढ़ाई करता। परोपकारी रामू अपने काम में अधिक उत्साह पाया। आजकल उसकी हाथ से बनी चाय और भी अच्छी होने लगी, इसलिए अब उसके दुकान में पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। असल में जब कोई दयालु व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करता है तब उसे जो खुशी मिलती है वो बहुत सारे धन दौलत पर आराम से बैठकर भी नहीं मिलता है। प्रतिभा और कड़ी मेहनत, इन दोनों के संयोजन में जो होता है वही हुआ सफलता। हाँ, एक साल बाद विजय ने जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा में सफल हुआ, अच्छी रैंक की। अब वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करेगा और एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। यह सोचकर रामू का सीना खुशी से भर गया। रामू भैया, आप मेरे बुरे वक्त में मेरी जिम्मेदारी लेकर मेरी मदद की है, इसलिए आज मैं सफल हो पाया। अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती, ना जाने मेरा क्या होता। मैं आपका सदा आभारी हूँ। डोंट माइंड विजय, इस समय सब लोग ही आभारी रहते हैं। एक दिन जब तुम बड़ी कुर्सी पर बैठोगे, उस दिन देखूंगा कि तुम सिर्फ एक डॉक्टर बने हो या फिर एक सच्चा इंसान। उस दिन मुझे अपने सहयोग का कीमत पता चल जाएगा। 2 दिन बाद विजय अपना सामान लेकर कॉलेज हॉस्टल में रहने के लिए रामू के घर से रवाना हुआ। अब वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेगा। 1 साल पहले उसे अपने भाई अजय के घर से निकलना पड़ा था और आज रामू के घर से जाना पड़ रहा है, लेकिन दुख दर्द लेकर नहीं, बल्कि बड़े होने के सपने के साथ। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। अब विजय एक बड़े डॉक्टर बन गया है। इन कुछ सालों में उसने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप से बहुत नाम कमाया है। कई क्रिटिकल ऑपरेशन उसने कुशलता पूर्वक किया है। इसलिए जब भी कोई क्रिटिकल केस आती है तो डॉक्टर विजय को बुलाया जाता है और रामू विजय के लिए बहुत गर्व महसूस करता है। रामू, जानते हो आज सुबह इस ऑफिस कॉलोनी के मेन सड़क पर एक बास की मारुति से आमने सामने टक्कर हो गई। सुना है मारुति में अजय नाम का कोई एक ऑफिसर था, उसका हालत अभी ठीक नहीं है। उन्हें क्योर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैंने तो नहीं सुना, शायद मेरा दुकान खुलने से पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। अजय, ये विजय का बड़ा भाई अजय तो नहीं है? आज रामू ने थोड़ी जल्दी दुकान बंद कर दी, घर जाने के लिए नहीं बल्कि क्योर हॉस्पिटल में जाने के लिए। क्योर हॉस्पिटल इस शहर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। अजय इसी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है और आईसीयू के बाहर उसकी पत्नी काजल और कुछ स्थानीय लोग परेशान होकर खड़े हैं। रामू ने जो अनुमान लगाया वो सही है, ये विजय का बड़ा भाई अजय ही है। रामू ने पूछताछ करके आईसीयू विभाग के सामने का दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ कई लोग खड़े हैं। फिर वो अंदर आके आगे बढ़ा तो देखा सामने अजय की पत्नी और कुछ लोग परेशान होकर खड़े हैं।
तो क्या अजय की हालत ठीक नहीं है? रामू ने अपनी पहचान छुपाकर सिर्फ अजय को जानता है ये कहकर उसके बारे में पूछताछ की। अभी अजय के कंडीशन कैसे है? ब्रेन में कोई बड़ी चोट तो नहीं है, स्कैन करके पता चला, लेकिन उनके दाहिना हाथ और पैर बुरी तरह से घायल हो गया है। सभी हड्डियां टूट चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका दाहिना हाथ और दाहिना पैर काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं की जा सकती। मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहिए। आपने और किसी अच्छे डॉक्टर का ओपिनियन लिया है क्या? हो सकता है ऐसा कोई डॉक्टर है जो अजय का हाथ और पैर को बिना काटे ऑपरेशन कर सकता। हाँ, हमें मेडिकल कॉलेज का एक सीनियर डॉक्टर से बात की। उन्होंने विजय नाम का एक डॉक्टर को रेफर किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले 6 दिनों तक उनका ऑपरेशन फिक्स्ड हो चुका है। हमने इस हॉस्पिटल का सुपर के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। इधर अजय का ऑपरेशन और देरी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर और देर हो गया अजय का और नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैं डॉक्टर विजय को जानता हूँ। अभी मैं बाहर जाके उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। इन लोगों की बातों से रामू समझ गया कि डॉक्टर विजय ही अजय का छोटा भाई है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए रामू ने अजय का असली पहचान किसी को नहीं दी और बाहर की तरफ चला गया। रामू के चले जाने के बाद अजय के दोस्त ने कहा, दोस्त, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो ऑफिस कॉलोनी के सामने चाय की दुकान में चाय बेचते हैं। हॉस्पिटल का सुपर भी डॉक्टर विजय का अपॉइंटमेंट नहीं ले सका, तो ये आदमी कैसे करेगा? अजय के ससुर ने कहा, हमें थोड़ा इंतजार करके देखना चाहिए। हो सकता है कि वो लड़का कुछ इंतजाम कर देगा, और अगर कुछ नहीं कर सकता है तो हमें और देरी नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द एक डिसीजन लेना ही होगा। इस हॉस्पिटल के बाहर एक पब्लिक बूथ था। रामू वहां से विजय के मोबाइल पर कॉल करने गया, क्योंकि रामू के पास मोबाइल फोन नहीं था। हेलो 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 विजय, मैं रामू बोल रहा हूँ। तुम अभी बिजी हो क्या? असल में एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। यहाँ पर एक भयानक घटना हुआ है। रामू विजय को सब कुछ बताने लगा, फिर कहा कि यहाँ के डॉक्टर ने अजय के दाहिना हाथ और पैर काटने के लिए कहा है। ओह माय गॉड, आज मॉर्निंग में क्यूर हॉस्पिटल से फोन करके मुझे एक केस के बारे में कहा था और मुझे एक पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन मैं राजी नहीं हुआ क्योंकि अगले 6 दिनों तक मेरा यहाँ पहले से ऑपरेशन फिक्स्ड है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पेशेंट मेरा भैया है। ये ऑपरेशन मुझे करना ही होगा। थोड़ी देर बाद मुझे राउंड पर जाना होगा। पेशेंट सब देखने के बाद मैं क्यूर हॉस्पिटल के लिए निकलूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरी रात ऑपरेशन करूंगा, फिर सुबह बैक करूंगा। मैं आप भी क्यूर हॉस्पिटल में फोन करके सब अरेंज कर रहा हूँ। मुझे सभी रिपोर्टों की स्कैन कॉपी मेल करने के लिए बोलता हूँ। वहाँ जाने से पहले मैं पूरा केस स्टडी करूंगा। इस बीच अजय की पत्नी, ससुर और दोस्त बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। रामू झटपट बूथ से अंदर आया और आगे बढ़ गया। फिर रामू ने सबको बताया कि डॉक्टर विजय ऑपरेशन के लिए राजी हो गए हैं। आज रात ऑपरेशन होगा। वह कल सुबह के अंदर निकल जाएंगे, क्योंकि कल सुबह उनके हॉस्पिटल में एक और ऑपरेशन है। वो इस हॉस्पिटल में फोन करके सब इंतजाम कर रहे हैं। ये कहकर रामू वहाँ से चला गया, पर रामू की बातों पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए सब लोग सच्चाई जानने के लिए सुपर के केबिन में गए। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मैं अभी सबको ये बताने के लिए जा ही रहा था। उनकी डेट मिलना बहुत मुश्किल है। हमने भी कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। थोड़ी देर पहले वो खुद फोन करके सब कुछ अरेंज करने के लिए कहा। हम सब बहुत सरप्राइज है। शायद पेशेंट का कंडीशन सुनकर उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया है। वो केवल एक बड़ा डॉक्टर ही नहीं, बहुत जिम्मेदार इंसान है। जब डॉक्टर विजय इस केस को हैंडल कर रहा है तो हम निश्चिंत रह सकते हैं।
आप लोग थोड़ा बाहर वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं आपको बुलाऊंगा, कुछ जरूरी पेपर साइन करना होगा। विजय रात में अपनी गाड़ी लेकर क्योर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। विजय के हॉस्पिटल से क्योर हॉस्पिटल 40 किमी दूर है। 1 घंटे के अंदर उसे वहां पहुंचना होगा। शहर से दूर घने अंधेरे में खुले मैदान के बीच में रास्ता, और विजय उस रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर जल्दी जाने लगा। कुछ देर बाद विजय क्योर हॉस्पिटल में पहुंचा और ऑपरेशन करने के लिए जल्दी से तैयार होकर अपने कैबिन से बाहर आया। फिर ऑपरेशन थिएटर में चला गया और थोड़ी देर बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। बड़े ऑपरेशन इसलिए काफी समय लगेगा। ये वक्त लोगों की जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक छोटी सी गलती की कीमत एक पेशेंट को जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है, और इतने बड़े ऑपरेशन इस संभावना को बढ़ा देती है। इसलिए डॉक्टर के लिए इस तरह के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करना एक चैलेंज है, और विजय ने ऐसी एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। क्या वो सफल होगा? यही परेशानी ऑपरेशन थिएटर के बाहर के माहौल को खामोश कर दिया। अजय की पत्नी, ससुर और दोस्त भयानक अनिश्चितता के घंटे गिन रहे थे। इस स्थिति को वे लोग अच्छी तरह से समझते हैं जिन्होंने इसका सामना किया है। 4 घंटे बाद जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो विजय ओटी से बाहर आया। यस, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आज शरीर का कई अंग नहीं काटना पड़ा। पेशेंट का होश आ गया है। उन्हें 10 मिनट के अंदर नॉर्मल बेड में दिया जाएगा, तो अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। हर कोई इन बातों को सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर विजय की शुक्रगुजार थी काजल, लेकिन एक बार के लिए काजल को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मास्क पहने हुए डॉक्टर विजय असल में उसका देवर है। जिस घर में नई पत्नी बनने के बाद विजय को खाने की थाली छोड़कर अपने सामान लेकर सड़क पर उतरना पड़ा। अगले दिन से विजय अपने हॉस्पिटल से अजय की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा था, और सारा संचार क्योर हॉस्पिटल से हो रहा था। विजय के निर्देशानुसार 1 हफ्ते बाद क्योर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अजय को डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। पिछले 1 महीने से घर पर अजय का प्राथमिक इलाज चल रहा था। घर पर नर्स द्वारा ड्रेसिंग, नियमित दवा, इंजेक्शन, एक्सरसाइज, पौष्टिक भोजन आदि सेवाओं की कोई कमी नहीं थी। आज अजय की चेकअप डेट है। सभी एक्सरे और अन्य रिपोर्टों को देखने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, यानी अगर हड्डी की सेटिंग सही है, तो सारी अनिश्चितता दूर हो जाएगी, यानी अजय खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। सभी रिपोर्टों को देखने के बाद देखा गया कि अजय के हाथ पैर की हालत बिल्कुल ठीक है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो अजय, उसकी पत्नी और ससुर बहुत खुश है। वे तीनों रिसेप्शन के सामने बैठे डॉक्टर विजय का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद वह आज फिर से इस अस्पताल में आएंगे। सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद वो बताएंगे पट्टी कब करनी चाहिए या और कितने दिनों तक अजय को आराम करने की आवश्यकता है। वे तीनों डॉक्टर विजय से मिलने के लिए बेताब थे। वो डॉक्टर नहीं है, साक्षात भगवान है। अगर वो उस दिन ना आए होते तो क्या होता, ये सोचकर डर लगता है। सब बैठे बैठे शायद ये सब सोच रहे थे। विजय के आते ही सभी को उसके कैबिन में भेजा गया। मास्क पहनने के कारण विजय को किसी ने नहीं पहचाना। मैंने सभी रिपोर्ट देखी है, सब कुछ ठीक है। 1 वीक बाद पट्टी हटा दी जाएगी, तब कुछ हल्का एक्सरसाइज शुरू करने की आवश्यकता है। यहाँ के डॉक्टर खन्ना इस मामले में गाइड करेंगे। ये सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली। अजय ये सोचकर घबरा गया था कि क्या उसकी हड्डियां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी या उसे जीवन भर स्क्रैच के साथ चलना होगा। सच में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए
मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। अगर उस दिन आप नहीं होते तो मेरा दाहिना हाथ और पैर आज काट चुका होता। दूसरे डॉक्टर तो रिस्क लेने के लिए भी राजी नहीं थे। आप चुप। फिर विजय ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। मुझे आप कहकर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं विजय, तुम्हारा छोटा भाई। जिसने अजय को इतने बड़े खतरे से बचाया है वो असल में उसका छोटा भाई विजय है। ये जानने के बाद वे तीनों हैरान रह गए। तू इतने बड़े डॉक्टर कैसे बन गया? अरे ये सब संभव कैसे हुआ? जिस दिन तुमने मुझे कहा तुम मुझे अपने घर में नहीं रख सकते तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर तुमने मुझे कभी नहीं खोजा। शायद इसलिए तुम नहीं जानते कि मैं डॉक्टर कैसे बना। एक भैया ने मेरे उस मुश्किल समय में मुझे रास्ता दिखाया। जिस भाई के साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, पर उन्होंने एक सागा भाई का फर्ज निभाया है। वो है रामू भैया। रामू मतलब हमारे गांव का वो लड़का? यस, उस दिन विचलित और तबाह होके मैं सड़क पर बैठा था। तब उन्होंने मुझे अपने घर ले गए और मुझे सही दिशा दिखाई। वो अपने चाचा द्वारा धोखा खाने की बात भी नहीं टूटे और मुझे भी टूटने नहीं दिया। ऑफिस कॉलोनी में उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है। बहुत कम उपार्जन के बावजूद निस्वार्थ भाव से वो मेरे साथ थे। वो रामू भैया के वजह से आज मैं डॉक्टर बना। और जब एक्सीडेंट के बाद तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो रामू भैया संदेह का आधार पर यहाँ आके तुम्हारा पहचान जानने के बाद मुझे फोन किया। मतलब तू उस दिन मेरे घर से निकलने के बाद गांव नहीं लौटा? नहीं, उस दिन क्या हुआ था इसका पता चलने पर मम्मी पापा को बहुत ठेस पहुंचता। वे अभी भी जानते हैं कि तुमने मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारियां उठाई है और मेरा तुमसे संपर्क है। मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। इतने दिनों से तुम घर नहीं गए, इसलिए मम्मी पापा बहुत दुखी है, मुझसे छिपकर रोते हैं। तुम अपने काम में बहुत बिजी हो, ये कहकर मैं उनको झूठा दिलासा देता हूँ, लेकिन मम्मी पापा का मन नहीं मानता। पैसे से मैं उनकी आर्थिक जरूरत तो पूरा करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं एक संतान का कमी कैसे पूरा कर सकता हूँ? सब जानने के बाद एक अपराध बोध अजय को खाए जा रहा था। उसकी आंखें पछतावे के आंसुओं से भर गई। धन दौलत ऐशो आराम जाहिर तौर पर कभी कभी इंसान को ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन असल जिंदगी में वे बहुत नीचे गिर जाते हैं। आंखें होते हुए भी अंधे हो जाते हैं। तब वे कर्तव्य विवेक नहीं देखते हैं। जीवन में कई बार एक धक्का उन सभी लोगों की आंखें खोल देता है और तब उनमें ये अपराध बोध कम करता है। और यही हुआ है अजय के मामले में। विजय, मैं समझता हूँ कि मैंने अब तक जो किया है वो बहुत अनुचित है। मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करना चाहता। तू ही बता, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें पहले सुस्त होना होगा, फिर मम्मी पापा के पास जरूर जाना और भाभी को अपने साथ ले जाना। मुझे पूरा विश्वास है वे सब मान लेंगे। 1 महीने बाद नारायणगंज जिले के सीतापुर गांव में लक्ष्मीकांत के घर के सामने एक महंगी कार खड़ी थी तो गांव के कुछ जिज्ञासु लोग दौड़ते हुए उसके घर आ गए। दरअसल ये अजय की कार है। ठीक होने के बाद अजय अपनी पत्नी काजल को लेकर अपनी मम्मी पापा के पास आया था। उन दोनों को देखकर लक्ष्मीकांत और बीना बहुत खुश हुए। उस दिन विजय ने सही कहा था। लक्ष्मीकांत और बीना ने अजय की पत्नी काजल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। अब लक्ष्मीकांत की पत्नी 2 बेटे और बहू के साथ एक खुशहाल परिवार है। अजय और विजय दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुए और यहाँ रामू पहले की तरह दुकान चला रहा है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इस रामू की वजह से एक भटका हुआ लड़का डॉक्टर बन पाया और समाज को मिला एक अच्छा डॉक्टर।
इस रामू के लिए एक दुखी परिवार सुखी परिवार में बदल गया। मुस्कान से दूसरों का भला करने वाला रामू की अब भी कोई ख्याति नहीं, जिसका नाम शायद इतिहास के पन्नों में कभी नहीं लिखा जाएगा। दरअसल पर्दे के पीछे का नायक ऐसा ही होता है। शाबाश रामू, शाबाश। दोस्तों, अब सबको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करना। थैंक यू।